प्रणाम साथियों। संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो संभवतः इसके जो विद्यार्थी हैं वो सर्वाधिक डिसिप्लिन, जितने अध्यापक होते हैं वो छात्रों को और अपने आप को पूरी तरीके से डिसिप्लिन में रखने के लिए बिल्कुल पूरे देश भर में मशहूर हैं। हमारे साथ में ओजस्वी ललाट के स्वामी और उसी तरीके से ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी ललितपुर के अंदर नेहरू महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष एवं संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री जी हैं। गुरुजी मैं आज थोड़ी हल्की फुल्की चर्चाएं करना चाहूँगा, क्योंकि गुरुजी का व्यक्तित्व ऐसा हमने देखा है कि बालकों के साथ में बिल्कुल बालकों की तरह बन जाते हैं, और उसके साथ साथ में जब गूढ़ चर्चा करने के लिए आओ तो राष्ट्र या संसार का कोई भी ख्याति प्राप्त विद्वान हो, संभवतः उसके साथ चर्चा करने के लिए गुरुजी के पास में इतना विचित्र मसाला होता है कि किसी भी विषय पर, विज्ञान पे कर लीजिए, गणित के ऊपर में कर लीजिए, ज्योतिष के अंदर फलित में कर लीजिए, कर्मकांड के अंदर कर लीजिए, व्याकरण में कर लीजिए, साहित्य में कर लीजिए, खगोल में कर लीजिए, हर विषय पे गुरुजी के साथ में चर्चा की जा सकती है। तो आज हम गंभीर चर्चा पे नहीं जाएंगे। मैं थोड़ा सा संस्कृत के अंदर संस्कृत के विद्यार्थी किस तरीके से आपस में मनोरंजन करते हैं, जो इतने डिसिप्लिन में रहते हैं, इन सब विषयों के ऊपर थोड़ा सा हंसी मजाक वाली एक चर्चा करना चाहूँगा। मैं गुरुजी से अनुमति चाहूँगा और उसके बाद में हम थोड़ा सा को समझे। तो गुरुजी, इतना डिसिप्लिन में रहने के बाद में विद्यार्थी इतने मंत्रों का अध्ययन करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, और खास तौर पे हर संस्कृत के विद्यार्थी को मालूम है जीवन के अंदर उसने कोई बड़ा उद्योगपति नहीं बनना, या तो आचार्य के रूप में स्थापित होगा, ब्राह्मण कर्मकांड के रूप में स्थापित बिल्कुल सही कहा। तो ये जो बालक होते हैं ये किस प्रकार के आमोद प्रमोद, क्या चीजें इनकी रहती हैं? कोई ऐसे हमें संस्कृत के आप छोटे मोटे चुटकुले, दोहे, कविताएं थोड़ा बताइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तो जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को कर दिया है जिससे पूरा जीवन ही हम लोगों का निर्मित हुआ है। बिल्कुल। हम आपको बताएं, वो एक वेद में सूक्ति है, ते हिनो दिवसा गता, ते हिनो दिवसा गता, वे दिन अब चले गए। वे दिन दोबारा आने वाले नहीं हैं। मुझे स्मरण है जब मेरे परम पूज्य पिताजी, जब मैं 12 वर्ष का था, तो वो मुझे गुरुकुल में संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ने के लिए छोड़ने गए थे। तब से मैंने अपने गांव का आनंद नहीं लिया आज तक। 12 वर्ष की उम्र के बाद 1-2 दिन से ज्यादा मैं आज 57-56 वर्ष का हो रहा हूँ, गांव में नहीं रहा। जब मुझे पूज्य गुरुजी के पास छोड़ने गए तो उन्होंने एक ही बात गुरुजी ने कही थी, यदि वांछति मूर्खत्वम, मूर्खत्वम तो गृहे बसति दिनत्रयम। जैसे ही हमने वहां पर प्रवेश लिया था तो हमारे परम पूज्य गुरुजी, जो व्याकरण के बड़े मूर्धन्य मनीषी थे, उन्होंने जो हमने उनके मुख से पहला उद्बोधन सुना था सब विद्यार्थियों के मध्य, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ जीवन की कला सीखने आए हो, जीवन का निर्माण करने आए हो, तुम यहाँ मानव बनने आए हो, इसलिए अब उस घर को भूल जाओ जिस घर के आंगन में तुम पढ़े लिखे थोड़े से बड़े हुए हो, बचपन बिताया है। बचपन तो उस समय भी 12 वर्ष का था। तो उनका पहला उद्बोधन हमने पकड़ा था। वो कहते थे, यदि वांछति मूर्खत्वम गृहे बसति दिनत्रयम, यदि तुम्हें वापस मूर्खता पाना हो तो 3 दिन घर में जाके बस जाओ। मैंने उनके इन वाक्यों को अक्षर सा पकड़ा और फिर तब से आज तक 3 दिन कभी अपने घर में नहीं रहा। हमारे जो सहपाठी विद्यालय छोड़ के और छुट्टियों के दिनों में घरों में जाते थे तो गुरुजी की वो उक्ति बड़ी हमें पसंद थी, और जब वो विषय पूछते थे तो बिल्कुल भुला के आते थे। यानी उन्होंने जो 1 वर्ष में पढ़ा और वो अगर 1 हफ्ते घर रह आए तो सब भुला करके आते थे। तो मैंने कभी जीवन में तब से 3 दिन रहा नहीं। वैसे बड़ा मनोविनोद और आनंद आता था। हम लोग माता पिता के बाद सबसे ज्यादा महत्व गुरुओं को देते थे। उनका कहा एक एक वाक्य हमारे लिए वेद शास्त्र की तरह प्रमाण था। और हम आपको बताएं कि पूरे जीवन का निर्माण गुरु चरणों की कृपा से ही हुआ है। हमने बाद में जब आचार्य गोल्ड मेडलिस्ट हुए, हम स्वर्ण पदक मिला हमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, तो हम रो पड़े, क्योंकि उस समय हमारे गुरुजी नहीं थे कि मैं गोल्ड मेडल उनके सामने जाके रख दूं।
वो कहते थे प्रेक्षति गुरु प्रीतः वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर आपका गुरु आपके कर्म से, आपकी सेवा से और आपके आचरण से प्रसन्न हो जाए तो वो आपको वैकुंठ से भी दुर्लभ स्थान प्राप्त करा सकता है। संभवतः यही कारण होगा जी कि आचरण के कारण से ही जी जो प्रथम पदवी दी जाती है वो आचार्य की दी हाँ, जाती है। वो आचनोति च शास्त्रार्थान, जो शास्त्रों के अर्थों का चयन करे, अपने आचरण से समाज को शिक्षा दे, वह आचार्य होता था। गुरुकुल में विद्या से भी ज्यादा आचरण पर जोर दिया जाता था। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, पहली शिक्षा थी गुरुकुल की कि हम अपनी माँ के समान ही संसार की प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक नारी को माँ समझें और दूसरे के धन को हम मांस के समान समझें। हमने उस शिक्षा को अक्षरशः ग्रहण किया था। आज भी बिना श्रम के हमें कोई भी कितनी दक्षिणा देना चाहे या कुछ देना चाहे, हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये हमने गुरु चरणों से शिक्षा ग्रहण की थी। कई बार हम नहीं जाते हैं, कई यज्ञों में हैं, हमारे आचार्यत्व में बुंदेलखंड में हो रहे हैं, हम समय के कारण नहीं जा पाते हैं। आयोजक दक्षिणा ला के देगा, हम उसको प्रणाम सहित धन्यवाद देते हैं कि चूंकि मैं गया नहीं, मैंने कोई श्रम नहीं किया। सत्य श्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि, संसार में सफलता पाना है तो सत्य का आश्रय हमें लेना, ये हमने गुरुकुल में सीखा है। और श्रम करना है, तभी हमें सिद्धि मिलेगी। माँ की मनोविनोद के एक से एक अवसर आए। हमारे कई मित्र तो ऐसे थे, मैं आपको बताऊं, मैं तो बचपन में विद्यार्थी जीवन से 4 रोटी खाता था। हाँ जी। वहाँ पर हमारे गुरुजन शिक्षा देते थे कि जितना कम खाओगे उतना गम खाओगे। अच्छा, जितना कम खाओगे और जितना कम खाओगे, अल्प प्राण महाप्राण, 2 तरह के विद्यार्थी वो निरूपित करते थे। जो कम खाता है वो अल्प प्राण है। हमारा एक सहपाठी था, जब वो भोजन बनाता था तो ये इतना, ये जो बित्तिका इसको कहते हैं संस्कृत में, इतना नाप करके वो रोटियों की गिड्डी लगाता था और जब पा जाता था तो एक अक्षर नहीं पढ़ता था और रोटियों के नसों के कारण सो जाता था और वो पढ़ नहीं पाया। और आज एक मोटर पार्ट्स की दुकान खोल के बैठा है तो हम कभी मिलते तो आज भी हंसते कि वो चल रहा आपका वित्ता पर्यंत या नहीं चल रहा है। तो जीवन में गुरुकुलों का बड़ा आनंद है, गुरुजनों के साथ मनोविनोद करना। सबसे बड़ी वो आवासीय गुरुकुल थे, जहां हम गुरु के प्रत्येक क्रियाकलाप का अध्ययन करते थे। उनका जीवन कितना पारदर्शी, कितना आचरणमान, कितना चरित्रमान, कितना सत्ययुक्त था, वो हम अपने जीवन में ग्रहण करते थे। आज भारत देश में ऐसे गुरुकुलों की कमी आ गई है, इसलिए समाज में संस्कारों की कमी आ गई। गुरुजी, यहीं पे मैं आपको पूछना चाहूंगा, जैसे आप तो नेहरू महाविद्यालय के अंदर विभाग के अध्यक्ष भी हैं। जी जी जी। और संस्कृत में आपने गुरुकुल परंपरा में उसी हिसाब किताब से पढ़ा है, तो इसमें मुझे ये बताइए कि हम अपने आधुनिक गुरुकुलों के अंदर क्या परिवर्तन लाएं, क्योंकि जैसे आज की तारीख में शिक्षा को व्यवसाय बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक तरीके से 5 स्टार होटल्स की फैसिलिटी हम लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं और वहाँ पे वो गुरु के लिए सम्मान तो बहुत दूर की बात, मित्रता और कई बार जो है बहुत अलग तरीके के संबंध ये रहते हैं। तो इसमें हमें कैसे परिवर्तन लाना चाहिए और ये जो शिक्षा हमारी कलुषित हुई है, इसके कारण से क्या हानियां हो रही हैं, इसको हम लोग कैसे ठीक करें? जी। सबसे बड़ा कारण तो है पाठ्यक्रम का निर्धारण। पाठ्यक्रम का निर्धारण जो वर्तमान सरकारों ने, शिक्षाविदों ने कर रखा है, वो संस्कार परक नहीं है, वो संस्कृति परक नहीं है, वो आचरण परक नहीं है। वो ज्ञान तो देता दूसरे विषयों का, किताबी कीड़ा बना देता, लेकिन संस्कारों से वंचित रखता। हमारे यहाँ ही जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वो उत्तर भारत का संस्कृत विद्या का अच्छा केंद्र माना जाता है, जहाँ आज भी 250 से ज़्यादा एक क्लास में विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं। पर समस्या क्या रहती है कि उस स्नातक के विद्यार्थी को एक विषय संस्कृत लेना है और 3 विषय दूसरे रहना है, और वो केवल हमारे साथ 40 मिनट तक रहता है। तो हम अपने ज्ञान से, आचरण से उसको 40 मिनट में चाहे तो पढ़ा लें और चाहे उसके जीवन की शिक्षा दे दें। वो जो आवासीय शिक्षा व्यवस्था आज आवश्यकता है, भले ही वो विज्ञान पढ़ें, राजनीति शास्त्र पढ़ें, भूगोल पढ़ें, खगोल पढ़ें, ध्वनि विज्ञान पढ़ें, मंत्र विज्ञान पढ़ें, चाहे जो विषय पढ़ें, पर यदि आवासीय शिक्षा होगी, राष्ट्र में एक आवासीय शिक्षा व्यवस्था विकसित होना चाहिए। कक्षा 1 से प्रारंभ हो और स्नातक पर्यंत हो, और श्रेष्ठतम आचार्य
जो अपने आचरण में मशहूर हों, जो ज्ञान में मशहूर हों, उनको वहाँ आचार्य नियुक्त किया जाए। तो वो जैसे कुम्हार एक घड़े को शुरू से थपथपा करके बनाता है जी। और अगर बीच में मुझे आधा घड़ा मिलेगा जी। तो वो नहीं बना पाएगा। बिल्कुल। तो उसमें गुरुकुल पद्धति हो, भले ही सारे विषयों का समापन हो, चिकित्सा विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, जी, जी। सब हो, जी। जिसको जिस ओर रुचि हो जी। वो उस ओर ले जाएं, जी। लेकिन मूल उद्देश्य रहे उसका मानव बनाना। बिल्कुल। उसे मानव बनाने के लिए आज पूरे देश क्या पूरे विदेशों में तक संस्कारों का क्षरण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग अर्थवान खूब धन कमा रहे हैं, जी, जी। लेकिन आचरण की वजह से वो सामाजिक जीवन में, मानव जीवन में फेल है। तो बिल्कुल। ऐसे गुरुकुलों की आवश्यकता है। सरकार इस ओर ध्यान दें, कारपोरेट एरिया के उद्योग जगत के लोग ध्यान दें। जैसे वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं, जी। ऐसा उनको बड़ा बड़ा महाविद्यालय बनाना चाहिए, जी। जिसमें कक्षा 1 से प्रारंभ हो और ग्रेजुएट तक जाए, जी। और उनके उस विद्यालय के पढ़े हुए लोग निकलें तो आदर्श नागरिक बने, आदर्श राजनीतिक बने, आदर्श अर्थशास्त्री बने, आदर्श इंजीनियर बने, आदर्श चिकित्सा विज्ञानी बने, तो राष्ट्र का भी कल्याण होगा और साथ साथ में उसमें पढ़ने वालों का कल्याण होगा। और जो इसमें पूंजी निवेश करेंगे, आज व्यक्ति के पास अर्थ की समस्या नहीं है जी। आज समस्या है ऐसे विद्यालयों की। तो हम यही आपसे अनुरोध करते हैं कि इस ओर आपको लोगों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि आप उद्योग जगत के लोगों से जुड़े हुए हैं। जी, जी। ऐसा लोगों को प्रेरित करिए, इस तरह के विद्यालयों की स्थापना हो। जी गुरुजी, इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा, जैसे आप तो अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं आपने, चरित्र निर्माण से लेकर के अनेकों अनेक विषयों के ऊपर में। आप शिक्षकों को इसी व्यवस्था में रहते हुए अपने अंदर वो क्या परिवर्तन लेकर के आए, अपने विद्यार्थी को भारत के लिए एक आदर्श नागरिक बनाएं, इसलिए शिक्षक को क्या सीखने की जरूरत है जो अपने विद्यार्थी को पढ़ाए, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। आदरणीय बलूनी जी, इसमें मेरा एक सुझाव है जी। समाज का वातावरण जैसा होता है वैसा ही विद्यार्थी हो जाता है, वैसे ही शिक्षक हो जाता है। जी, जी, जी। शिक्षकों को हमेशा समाज के निर्माण का दायित्व दिया गया है। बिल्कुल। वर्तमान समाज में जो विकृति आ गई है संस्कारों में, आचरणों में, तो पहले शिक्षक स्वयं को बिल्कुल शुचितापूर्ण रखें, वे स्वयं संस्कारवान हों। मुझे जहाँ तक विश्वास है आज भी जो अच्छे शिक्षक हैं जी, उनकी समाज में प्रतिष्ठा है, विद्यार्थी उनका अनुसरण करता है, उनसे आचरण सीखता है। मैं तो विगत 31 वर्ष से इसी सामाजिक व्यवस्था में पढ़ा रहा हूँ। मेरे इस जनपद सहित बुंदेलखंड में लगभग 400 विद्यार्थी तो शिक्षक हैं और तमाम पदों पर, इतना तक कि हाई कोर्ट में भी विद्यार्थी हमारे जज हैं। और उन्होंने हमारे जीवन से एक ऊर्जा ग्रहण की, वो आचरण की ऊर्जा, वो संस्कार की ऊर्जा, वो चरित्र की ऊर्जा, और वो इसकी ऊर्जा कि हम कभी भी दूसरे को न ठगें। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हम दूसरे के साथ उसका व्यवहार ना करें। तो शिक्षक अगर स्वयं सुधरेगा, हम सुधरेंगे, ये सुधरेगा। शिक्षक राष्ट्र का भविष्य निर्माता होता है। आज शिक्षकों में सबसे ज्यादा विकृति आई है, जो दोष और लोगों में वो शिक्षकों में। तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार को एक अभियान चलाना चाहिए। पहले शिक्षकों को प्रशिक्षित करें, उनको चिन्हित करें जो अच्छे शिक्षक हैं और एक जिनमें विकृतियां आ गई हैं उनको सुधार के लिए अवसर दें, उन्हें प्रशिक्षित करें। अगर शिक्षक समाज सुधर जाएगा तो विद्यार्थियों को सुधरते हुए देर नहीं लगेगी। गुरुजी, दूसरा, जैसे विद्यार्थियों के अंदर एक आज की तारीख में, पहले होता क्या था कि अगर हम लोगों के 60%, 55%, 70% अगर अंक आते थे तो बहुत माना जाता था। आज हर तीसरा विद्यार्थी 97%, 99%, 98% की बात करता है। जिसके कारण से उसके ऊपर में वो बिल्कुल तरीके से मशीन की तरह काम कर रहा है। दिमाग उसका हार्ड डिस्क बना दिया गया है और उसके साथ साथ में सोचने का जो सिस्टम है वो एक प्रोसेसर जन गया है। उससे कम उसकी उपलब्धि होती है तो बहुत जल्दी वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। तो इस बारे में, इस चीज को ठीक करने के लिए, क्योंकि क्या आपको क्या लगता है विद्यार्थी के जीवन में अंकों का कितना महत्व है कि 99% अंक उसके आ गए? आप एक शिक्षक हैं इसलिए मैं आपके इससे पूछना चाहता हूँ, तो ये 99% अंक का महत्व है या विद्यार्थी के जीवन में उसको खुश रह करके वो विद्या अध्ययन करके चारों तरफ सब चीजें की देखे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सबसे पहले तो भारत देश में
शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली दोनों दोषपूर्ण हैं जी। शिक्षा व्यवस्था में भी उनको पूर्ण ज्ञान ना देके हाँ जी। टॉपिक के हिसाब से पढ़ाया जाने लगा और उसी तरह से स्कोरिंग के हिसाब से उसी तरह से परीक्षा व्यवस्था में भी अंकों का महत्व है, जबकि अंकों से लेना देना ज्ञान का कुछ है ही नहीं। मुझे स्मरण है जब मैंने जो है शास्त्रीय परीक्षा पास की थी तो उस समय हमारे गुरुजी ने जब हमको व्याकरण के ग्रंथों को तैयार कराया, हाँ जी, तो वो सिर्फ एक सूत्र पूछते थे और कोई ऐसा सूत्र में सबसे अच्छे तैयार होके आए हो, और जब उन्होंने एक सूत्र पूछ दिया और हम वही नहीं बता पाए। जी जी। 99% वाले जो लोग हैं गारंटी नहीं कि वो पूर्ण ज्ञानी हैं, हाँ जी, क्योंकि उन्होंने अंकों की दृष्टि से अध्ययन किया है, ज्ञान की दृष्टि से। तो एक तो परीक्षा व्यवस्था में सुधार आना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए, उनको ज्ञान की दृष्टि से पढ़ाया जाए, परीक्षा की दृष्टि से नहीं। हमने ऐसे हमारी जानकारी में ऐसे अनेक प्रोफेसर हैं जो शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते हैं और 90% से पास हुए हैं और आयोग से चयनित होकर के आए हुए हैं, वो भी प्राध्यापक हैं। हम लोग हैं जो सारे ग्रंथों को बिल्कुल घोंट करके पीने के बाद और फिर आए हुए हैं, और हम लोगों का उतना प्रतिशत तब नहीं रहा था। भले ही हायर एजुकेशन में आकर के हम भले ही हमें स्वर्ण पदक मिला है, तो परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था दोनों में चेंज की जरूरत है। जी। तभी इसमें सुधार होगा। और वास्तव में विद्यार्थियों पर इस समय कक्षा 1 से ही उनको बढ़िया अंक लाने के लिए अभिभावक का दबाव है और क्लास में टीचर का दबाव है। जी। तो वो अंक के चक्कर में ज्ञान लेना तो भूल जाते, अंक के फेर में पड़ जाते। जैसे दुनिया 9 2 11 के फेर में है, विद्यार्थी पड़ जाता है और वो डिप्रेशन में आ जाते, डिप्रेशन में स्कूल से निकलने के बाद में अंकों के रूप में नोट गिनने लगते। और उनके लिए जब उन्होंने बड़ी मेहनत से अंक पाए हैं तो वो दाम भी वैसे ही मेहनत से पाना चाहते। संस्कारों का विद्यार्थी जीवन में उनको कभी महत्व नहीं रहा है, इसलिए सामाजिक जीवन में महत्व नहीं है। हाँ जी। अच्छा गुरुजी, जैसे आजकल विद्यार्थियों की जीवन शैली भी पूरी तरीके से बदल गई है। प्रातः काल कोई उठता नहीं है, जो शारीरिक क्रीड़ा खेलकूद है उनसे विद्यार्थी दूर हो रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि बोर्ड की परीक्षाओं से पहले या वैसे भी विद्यार्थी जो है वो स्कूल न जाकर के कोचिंग की प्रणाली, अब कोचिंग का भी ऐसा हो गया कि कोचिंग अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए उसमें भी सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, तब वो आपके यहाँ कोचिंग के लिए। तो ये शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा के व्यवसायीकरण ने ही ज्ञान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। शिक्षक भी व्यवसायी हो गया है। हाँ जी। उसे भी पढ़ाने के बदले दाम चाहिए। हाँ जी। विद्यार्थियों के अभिभावकों पर भी इतना पैसा है कि वो विद्यालय में पढ़ाने की अपेक्षा कोचिंग में पढ़ाना चाहते हैं। इससे शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल चौपट है और बिल्कुल पूरा व्यवसाय बन गया है। ज्ञान का तो ह्रास हो गया है, ज्ञानी लोग हैं ही नहीं। तथाकथित कोशिश करके कोचिंगों में जाकर के केवल परीक्षा से संबंधित ज्ञान हासिल करते हैं। इस ओर भारत सरकार को, शिक्षाविदों को, कारपोरेट एरिया के लोगों को ध्यान देना चाहिए। हाँ जी। और ये शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए, खास करके कोचिंगों पर पूरे देश में रोक लगना चाहिए। बिल्कुल। और ये प्रयत्न होना चाहिए कि जो श्रेष्ठतम अध्यापक हैं वे कक्षा में ही इतना सुंदर ज्ञान दें कि विद्यार्थी वहाँ ज्ञानार्जन करे। समूह में जो ज्ञान का आनंद है वो कोचिंगों में नहीं है। कोचिंग में जो मेधावी और गरीब विद्यार्थी है वो कोचिंग में जाने से वंचित रह जाता है। और जो व्यवसायी शिक्षक हैं वो फिर कक्षा में पढ़ाने की चोरी करते हैं। वो सोचते हैं हम यहाँ पढ़ा देंगे तो कोचिंग में क्या पढ़ाएंगे। तो कोचिंग भी ज्ञान के विनाश में सबसे ज्यादा आगे आ रही है। कोचिंग पर पूरे राष्ट्र में रोक लगना चाहिए, छोटी छोटी कोचिंग पर। और एक और आपको बता दें, यहाँ कोचिंग कौन चला रहे हैं? जो अपने जीवन में असफल हैं। हाँ जी। एक आईएएस की कोचिंग चलाने वाला, आईपीएस की कोचिंग चलाने वाला, सिविल सर्विस की कौन चला रहे हैं? जिन्होंने जीवन में जितने समय मिलना चाहिए उतने बार आईएएस आईपीएस की परीक्षा दी है और वो सफल नहीं हुए तो बाद में आगे कोचिंग चलाने लगे। जी। जब खुद सफल नहीं हो तो वो क्या सफल करेंगे? यही मैं देख रहा हूँ गुरुजी, इंजीनियर
हो भी जाता है आदमी 5 साल 7 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में। जी, जी। अब वो पढ़ा रहा है कि इंजीनियरिंग कैसे करो, क्योंकि जी। उसको नौकरी नहीं मिली है। जी 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 और उसी तरीके से हम लोग देखें, जो मेधावी हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे छात्र रहे हैं, जी, जी। उसमें एक चीज़ और है कि वो विदेशों के अंदर जा करके, चाहे आप गूगल देख लीजिए या फेसबुक देख लीजिए या आप क्या कहते हैं जी, जी। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट दे दीजिए, इन सब के ऊंचे पदों पे हिंदुस्तानी आदमी बैठा है। जी, जी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक और ये दिक्कत आ गई है जी, जी। कि हम अपने यहाँ के IITs, अपने यहाँ के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और इन सब चीज़ों में, या छोटे इंस्टीट्यूट अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, रुड़की यूनिवर्सिटी इत्यादि में, जी, जी। वहाँ पढ़ाने की बजाय हमारे दिमाग में एक ये हो गया कि मैनेजमेंट पढ़ाना है तो लंदन भेजना है, जी 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 इसके बाद में आर्किटेक्चर पढ़ाना है तो उस बच्चे को रोम में जा करके वहाँ पे जी, जी, भेजो। तो ये इस चीज़ का आपका क्या कहना है? देखिए क्या है, भारत सरकार की बड़ी उपेक्षा है जी जी ज्ञानी विद्यार्थियों के प्रति, टैलेंट स्टूडेंट के प्रति, टैलेंट प्रोफेसर के प्रति। जी। कोई टैलेंट प्रोफेसर यहाँ है भारत में तो उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ जी। वो विश्व के किसी विख्यात यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ा आएगा, तब भारत सरकार का ध्यान जाता, क्या रही है तो इतना बड़ा विद्वान था। जी। इसी तरह से जो विद्यार्थी हैं, जी। वो जो टैलेंट हैं, उनको अवसर नहीं मिल पाता है। हाँ जी। यहाँ ITI से किसी ने इंजीनियरिंग किया है तो उनको वहाँ दोबारा एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ कम सीट है। जी। दूसरा, जो अच्छे विद्यार्थी निकल भी रहे हैं, जी। मान लीजिए इंजीनियरिंग करके निकला, MBA करके निकला, तो विदेश के दूसरे उद्योगपति और दूसरी कंपनियां उसको बहुत अच्छे पैकेज में ले जाती, लेकिन भारत के उद्योगपति और भारत की सरकार उनके प्रति ध्यान नहीं देती। उसे ध्यान देना चाहिए कि IIT नई दिल्ली से, IIT रुड़की से, IIT बॉम्बे से, IIT कानपुर से कितने बहुत अच्छे विद्यार्थी निकले। जी, जी। हम इनको बाहर न जाने दें, हम इनके ज्ञान का, हम इनकी बुद्धि का, इनकी मेधा का भारत में सदुपयोग करें, और अगर वो और पढ़ने में सक्षम हैं तो उनका एडमिशन कराएं, उनको सहयोग दें। ये अगर भारत सरकार ध्यान देगी तो शिक्षा व्यवस्था में और यहाँ की मेधा शक्ति का जो विदेशों में पलायन हो रहा है वो रुकेगा। एक विद्यार्थी को यहाँ सर्विस नहीं मिली, 7 करोड़ में विदेश की किसी कंपनी में उसका चयन हो गया। जी, जी। ये हालत यहाँ है, यानी इतने मेधावी को यहाँ नहीं मिलता है काम, वो विदेश में कहीं मिल अच्छा, जाए। एक लास्ट अंतिम प्रश्न पूछना जी, चाहूँगा जी। गुरुजी। जी। देखिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमने बहुत सारी पुराने समय में अलग अलग खोजें की। जी 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 शून्य को हमने खोजा, इसके साथ साथ में जितने पुराणों की आप चर्चा करके जी, जी। कर रहे हैं, उन सभी पुराणों के अंदर जी, जी। वायुयान बनाने से लेकर के, आग्नेय शस्त्र बनाने से लेकर के, औषधि बनाने से लेकर के, चिकित्सालय से लेकर के इंजीनियरिंग तक, जी। सारी चीज़ें, मतलब हिंदुस्तान खोज करने में अव्वल नंबर पे था। जी जी लेकिन पिछले 500 सालों के अंदर देखा गया है जी, जी। कि अगर आप जो खुराना साहब थे या 2-4 लोगों को औरों को आप छोड़ दें, जी, तो जी। नए विषयों के ऊपर में नए कोई आविष्कार हम लोगों ने नहीं किए हैं। तो ये जो आविष्कारों के आधार पर अमेरिका और चीन जैसे जो देश हैं, ये एक तरीके से बहुत प्रगति और तरक्की कर रहे हैं। इनके बनाए हुए उन आविष्कारित प्रोडक्ट्स को हम परचेज कर रहे हैं तो सारा प्रॉफिट वहाँ पर चला जाता है। तो हमारी जो शिक्षा है वो आविष्कार उन्मुक्त न हो करके हम सिर्फ फॉलोवर की तरह काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका क्या कहना है? इसको कैसे, इसमें क्या बदलाव विद्यार्थी अपने में लाए, शिक्षक अपने में लाए, या सरकारें क्या करें, क्या होना चाहिए? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जी। भारत देश में 500 वर्ष तो विदेशी आक्रांताओं का राज्य रहा, जी जी फिर 200 वर्ष अंग्रेजों का राज्य रहा, जी। 700 वर्ष तक देश गुलाम रहा। जी जी और गुलामी के दिनों में लोग अपनी अस्मिता, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी विद्या, अपनी मेधा को भुला देते हैं। जी। हमारे यहाँ विमान शास्त्र पहले से है, शास्त्रों में विद्यमान, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, खगोल, भूगोल, सारी की सारी चीज़ें पहले से विद्यमान थी। हमारी जो पुरानी मेडिकल साइंस थी, चिकित्सा विज्ञान प्राचीन, जी जी तो भारत में जो नए नए मेडिकल कॉलेज स्वतंत्रता के बाद खुले या स्वतंत्रता के पहले भी खुले, तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ, उनको प्राचीन मेडिकल साइंस को नवीन मेडिकल साइंस से समन्वय करना था जी। और जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उन पर रिसर्च और शोध कराना थी जी। और जो भी डॉक्टर बनने वाला व्यक्ति है उसको भी एक विषय संस्कृत के रूप में पढ़ाना चाहिए था। तब जी। वो भारत के ऋषियों द्वारा जो लाखों वर्षों से चिंतन करके जो संस्कृत ग्रंथों में मेडिकल साइंस के बारे में लिखा गया है उसको वो समझ पाते और आधुनिक तरीके से प्रस्तुत करके उसका ज्ञान लेते। दूसरा एक फायदा और होता, वो चिकित्सा विज्ञान पढ़ के अच्छा डॉक्टर तो हो सकता है पर अच्छा मानव नहीं हो सकता। अच्छा मानव। अगर वो डॉक्टर बना बैठा है, जी। 1000 उसकी फीस है,
और कोई निःशुल्क भी आ गया, उसके पास 800 ही है तो 200 कम लेके वो उसको देखेगा नहीं, उसका परीक्षण नहीं करेगा। बिल्कुल। तो अगर संस्कृत वो पढ़ता तो उसमें चिकित्सा विज्ञान के ज्ञान के साथ साथ उसमें मानवता का भी समावेश होता। तो हम यही चाहते हैं कि भारत सरकार इस ओर ध्यान दे। चिकित्सा विश्वविद्यालयों में, मेडिकल कॉलेजों में, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में, IIT में उनको भले ही उस पेपर को पास करना अनिवार्य न हो, लेकिन उनको अनिवार्य रूप से संस्कृत का ज्ञान कराना चाहिए, जिससे वो हजारों वर्षों की प्राचीन विद्या को भी अपने ज्ञान में समाहित कर सकते। चलिए, चर्चा को थोड़ा सा और हल्का करते हुए और उसे समापन के और ले जाते हुए मैं फिर आपसे लास्ट में यही पूछना चाहूँगा कि जीवन में, विद्यार्थी जीवन में और आगे चल करके, क्योंकि आप हमेशा आमोद प्रमोद और मनोरंजन से भरे हुए रहते हैं, तो इसका कितना बड़ा योगदान होता है, इसका क्या फल होता है? देखिए, हमेशा विद्यार्थी जीवन से शिक्षक जीवन जी हमेशा हंसते रहना चाहिए। जी हमारे यहाँ संस्कृत में एक युक्ति है, जी। विद्यार्थी को कैसा रहना चाहिए। हाँ। काक चेष्टा, काक चेष्टा, उसकी दृष्टि कौवे जैसी हो, बिल्कुल तेज। जी, जी, जी। काक चेष्टा और बको ध्यानम, जी जी। बगला जैसा ध्यान हो। बिल्कुल। बगला नदी के किनारे बैठा अपनी चोंच किए, हाँ जी, जी। और मछली समझती मछली है कि ये तो भजन कर रहा, हाँ और जी। जब मछली आएगी तो वो पकड़ लेगा। हाँ जी। तो बको ध्यानम, हाँ। उसका संसार के समस्त कार्यों में बगला की तरह ध्यान, यानी अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान। उद्देश्य की काक तरफ। चेष्टा बको बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथा बचो। जी जी। और कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए। कुत्ता चाहे जितना गहरा सो रहा होगा, जरा सा खप की आवाज आएगी, कुत्ता जाग जाएगा। जी, जी। इसी तरह उसे सोना भी श्वान निद्रा लेना चाहिए। जी। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, उसको भोजन बहुत कम करना चाहिए। जी जी जी। जितना मानव कम खाएगा, जी। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में वर्णित है कि दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम। पहले से तय है कि हमें इतने दाने खाना है, हम कम खाएंगे तो वो दाने लंबे समय तक चलेंगे और हम दीर्घायु होंगे। दीर्घायु होंगे। जी तो अल्पाहारी और जी। गृह त्यागी, जी। लोग घर की ओर भागते जी। ज्यादातर। जैसे आदरणीय बलून जी, हमने कभी घर नहीं देखते, जी। आज बम्बई है तो कल कलकत्ता है तो फिर विदेश है। बिल्कुल। तो गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, ये विद्यार्थी के लिए तो 5 लक्षण थे, ये आचार्य के लिए भी, कि आचार्य जब विद्यार्थी को उद्देश्य दे रहा है, कि उपदेश दे रहा है कि ये विद्यार्थी में होना चाहिए, तो आचार्य में तो पहले होना चाहिए, पहले विद्वान। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो धन्यवाद। देखिए मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जिन संस्कृत के लोगों को, जिन बेसिकली कर्मकांड पूजा पाठ के अनुसरण करने वाले लोगों को समाज एक तरीके से अंधविश्वासी की दृष्टि से देखता है, सनातन परंपरा का वही अंधविश्वास जो है, जिसको अंधविश्वास बोलते हैं, वो ज्ञान कितना ऊंचा है कि वो हमें सिखाता है काक चेष्टा बको ध्यानम, यानी कि हमें जानवरों से, पशुओं से, पक्षियों से चीज़ों को सीखना चाहिए। जब तक हम अपने आप को प्रकृति से नहीं जोड़ेंगे, जब तक धरती से नहीं जोड़ेंगे, जब तक हर जीव जंतु के साथ में नहीं जोड़ेंगे, उसके हिसाब से जितना ज्ञान हम लोगों ने विकसित किया है उसको आत्मसात नहीं करेंगे, संस्कार नहीं सीखेंगे, हर ज्ञान बेकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य।